यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव करने से परहेज किया है। 10वीं बार रेपो दर को यथावत रखा गया है। फिलहाल वह 6.5% है। यह फैसला महंगाई पर काबू पाने के मकसद से किया गया है। रिजर्व बैंक ने अगले 2 वित्त वर्षों में महंगाई के 4% से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की पहले की अनुमानित दर को कम किया गया है। स्वाभाविक ही रिजर्व बैंक के कदम अभी ठिठके हुए हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि अगर महंगाई को 4% से नीचे लाकर स्थिर करने में कामयाबी मिल जाती है तो विकास दर दहाई के आंकड़े को छू सकती है। हालांकि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं और बहुत सारे देश मंदी की मार झेल रहे हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने को संभाल रखा है। यहाँ मंदी के झटके उस तरह नहीं लगे जैसे कई विकसित कहे जाने वाले देशों में भी देखने को मिले। इस वक्त भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में किसी भी तरह का परिवर्तन कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। पैरा, यह ठीक है कि रेपो दर में कोई बदलाव न होने से कर्ज लेकर घर, वाहन आदि खरीदने वालों पर किस्त चुकाने का बोझ नहीं बढ़ेगा। मगर हकीकत यह है कि फिलहाल रेपो दर अपने उच्च स्तर पर है। रेपो वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। इस तरह बुजुर्गों आदि को अपने बचत खाते की जमा राशि पर कुछ अधिक ब्याज मिल रहा है। मगर जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है उन पर पहले की तुलना में किस्तें बढ़ाकर चुकानी पड़ रही हैं। करीब 2 वर्ष पहले जब खुदरा महंगाई बढ़कर 7% के आसपास पहुंच गई थी, तब रिजर्व बैंक ने रेपो दरें बढ़ानी शुरू की थी। थोड़े थोड़े समय के बाद 6 बार रेपो दर में बढ़ोतरी की गई और वह 2.5% तक बढ़ गई। इससे आंकड़ों में महंगाई पर अंकुश तो लगता दिखा, पर लोगों पर किस्तों का बोझ भी बढ़ गया। लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है कि रिजर्व बैंक रेपो दर में कुछ कटौती करेगा ताकि व्यवसायियों और नौकरी पेशा लोगों को मकान, दुकान, वाहन आदि के कर्ज का बोझ कुछ कम हो। मगर रिजर्व बैंक फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पैरा, जहाँ तक महंगाई पर काबू पाने का
सवाल है। आंकड़ों में जरूर इसे कुछ काबू में दिखाया जाता है, मगर धरातल पर यह लगातार आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अनाज, दालों, दूध, घी, खाद्य तेलों, फल सब्जियों की कीमतें उन दिनों में भी घटती नज़र नहीं आती जब बाज़ार में उनकी आवक तेज होती है। त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है। इन दिनों बाज़ार में रौनक रहती है। कारोबारियों को कमाई की उम्मीद होती है, मगर महंगाई की मार का असर उस पर दिखता है। फिर थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के बीच कोई तार्किक अंतर नज़र नहीं आता। ऐसे में केवल रेपो दर को यथावत बनाए रखकर रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में रखने की अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होगा, दावा नहीं किया जा सकता। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। दुनिया के सबसे बड़े और घातक लड़ाकू संगठन के नेता हसन नसरल्ला की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए ईरान ने एक संप्रभु राष्ट्र पर मिसाइल हमला किया। गाजा युद्ध के बाद पारस्परिक न्याय की तत्व मीमांसा में ईरान द्वारा इसराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागना बेरूत में तेहरान के सबसे प्रिय प्रतिनिधि और शिया गुरिल्ला की अपरिहार्य मृत्यु के बाद विनम्र उदारवादी हलकों में एक आघात प्रतिरोधी व्याकुलता थी। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को जब यहूदियों ने नरसंहार के बाद घृणा की सबसे भयावह प्रताड़ना को झेला था, उसकी वर्षगांठ से पहले हुआ यह हमला उस प्रचलित नैतिक व्यवस्था के अनुरूप था जिसके अनुसार फलस्तीनी बेघरों की नज़र में इसराइल एक भौगोलिक गलती है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की धुरी कहाँ है, यह इसकी एक और आधिकारिक पुष्टि मात्र थी। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती ये तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी हैं जो सीधे ईरान की शाह पर काम करते हैं, और ये वे प्रतिनिधि हैं जो ईरान के पड़ोस को अराजकता की स्थिति में रखते हैं, जो वैसी ही क्रांति के अनुकूल हैं जिसे ईरानी क्रांति के नेतृत्वकर्ता और ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता आयतुल्ला खुमैनी के उत्तराधिकारी लगभग आधी सदी पहले आगे बढ़ना चाहते थे। जब उन्होंने युद्ध की घोषणा की और दूर दराज की यहूदी बस्तियों में आतंक का
निर्यात शुरू किया। पैरा, यदि एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है तो यह मान लेना सत्य के विरुद्ध अपराध होगा कि यह सब एक सनकी यहूदी राज्य की देन है जो अस्तित्व संबंधी अपनी चिंताओं को गाजा और अन्य स्थानों पर बर्बर समुदायों को स्थानांतरित कर रहा है। जो दिख रहा है और जो कहा जा रहा है सत्य उससे अलग भी हो सकता है। गाजा की तस्वीरें दिखाकर इसराइल को कोसना आसान है, लेकिन इसकी आड़ में संघर्ष की जड़ में छिपे मुख्य अपराधी को बख्शा नहीं जा सकता। इस्लामी आतंकवाद की दुनिया में ईरान की बादशाहत पश्चिम एशिया में हिंसक अस्थिरता को बनाए रखती है। इसराइल को हमेशा चौकन्ना रखना एक रणनीति है, भले ही इसके लिए उसे कई हार और अपमान का सामना करना पड़े। पैरा, ईरान जो पहले की तुलना में अपने परमाणु सपने को साकार करने के ज़्यादा करीब है, इनकार और विनाश की कला को संरक्षण देता है जो पीड़ितों के बाजार में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। इस कैनवास पर इसराइल एक अमूर्त चित्र है जो वास्तविकता को प्रतिबंधित करता है या एक झूठ है जिसे केवल एक ऐतिहासिक सत्य की जमीन पर गिराया गया है। फलस्तीनी लोगों का बेघर होना, बाकी सब कुछ, चाहे वह राष्ट्रवादी संघर्ष का इस्लामीकरण हो या शांत सूत्र की असंभवता जिसमें इसराइल के अस्तित्व के अधिकार पर बातचीत हो, गौर और खारिज करने योग्य है। ईरान को अराजकता के इस कैनवास की ज़रूरत है क्योंकि क्रांति के अवशेषों को दुश्मन के मंडराते खतरे के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह दुश्मन खुद भू राजनीतिक ज़रूरतों के साथ विकसित हुआ है। पैरा, पुराना शैतान जो साम्राज्यवादी अमेरिका है अब बेकाबू नहीं रहा, लेकिन इसराइल के अस्तित्व ने उसकी इच्छा शक्ति को कठोर बना लिया है। जो युद्ध व्यापक होता जा रहा है वह नेतन्याहू का युद्ध नहीं है, वह अयातुल्ला का युद्ध है। किसी भी युद्ध में अपना बचाव करने के लिए जवाबी हमला करने का अधिकार होता है। अपने हालिया मिसाइल हमले के बाद ईरान ने दंडित होने का अधिकार अर्जित किया है। तेहरान को विलंबित प्रतिशोध के बारे में भरोसा है क्योंकि इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका की नज़र इस पूरे परिदृश्य पर है। बाइडन इजराइल का समर्थन ऐतिहासिक दायित्व के रूप में करते हैं और उनका समर्थन इजराइल की रक्षा के लिए सीमित प्रतिबद्धता के साथ आता है। वह ईरान की परमाणु बम को लेकर प्रतिबद्धता के बारे में अनावश्यक चिंतित नहीं है, जिसका केवल एक ही निशाना है, इजराइल। समाप्त।